नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए हमारी पाठ्यपुस्तक आर्थिक विकास की समझ, जिसका पहला अध्याय हमने पूरा कर लिया था और हम शुरू कर चुके थे हमारा अध्याय संख्या 2। हमारे अध्याय संख्या 2 का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक को जो हमारा अध्याय है उसको शुरू करके अब तक हमने इसके 3 भागों को अध्ययन कर लिया, जहां हमने ये समझा था कि क्षेत्रक होता क्या है, क्षेत्रकों का वर्गीकरण हमने समझा। साथ ही साथ हमने ये देखा था कि ये जो सारे क्षेत्रक हैं, चाहे हमारा प्राथमिक सेक्टर हो, द्वितीयक सेक्टर हो या फिर तृतीयक सेक्टर हो, ये आपस में कैसे रिलेट करते हैं, कैसे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इनकी तुलना हमने कर ली थी। जीडीपी के बारे में हम समझ चुके थे और हम ये देख पा रहे थे कि ग्राफ चार्ट की मदद से कि कैसे विगत 40 वर्षों में जो ये चेंजेस हुए हैं, कैसे हमारे तृतीयक क्षेत्रक ने हमारे प्राथमिक क्षेत्रक को प्रतिस्थापित किया है। इसको लेकर के भाग संख्या 3 में हमने विस्तार से समझ बनाई थी और कुछ एग्जाम्स को रिलेट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने वहां हल किया था। आज हम शुरू करेंगे हमारा भाग संख्या 4, जिसमें हम ये देखेंगे कि जीडीपी में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी क्या है। हिस्सेदारी से मतलब हमने ये देखा उत्पादन का परसेंटेज, यानी जीडीपी में उत्पादन कौन कितना कर रहा है, पिछले ग्राफ चार्ट में हमने देखा था। आज हम ये देखेंगे कि उत्पादन के साथ साथ जो रोजगार की हिस्सेदारी है परसेंटेज में वो कितनी है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि जो अल्प बेरोजगारी है वो किसे कहते हैं, ये किन किन सेक्टर्स में हमें देखने को मिलती है और इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन सभी के आंसर मिलेंगे हमें हमारे आज की कक्षा में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, जीडीपी में अगर क्षेत्रकों की हिस्सेदारी की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आता है, वो ये है अधिकांश लोग कहाँ नियोजित है। भाई जीडीपी आप कैसे ज्ञात करेंगे, जब हमारे पास में सारे सेक्टर्स का टोटल उत्पादन अंतिम मूल्य का, ये फैक्ट हमने देखा था ना, अंतिम मूल्य पर गणना की जाती है। तो अंतिम मूल्य का फैक्ट हमारे पास में है, आंकड़े हमारे पास में है, तो हम बता देंगे उस देश की जीडीपी। अब प्रश्न ये निकलता है कि भाई जीडीपी तो आप बता रहे हो, परंतु ये भी तो बताइए कि जीडीपी में किस सेक्टर की कितनी हिस्सेदारी है, रोजगार में कितनी हिस्सेदारी है, उत्पादन में कितनी हिस्सेदारी है और किस सेक्टर में सर्वाधिक लोग लगे हुए हैं। क्या जो लोग वहां नियोजित हैं, लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, उनका उत्पादन उसी की तुलना में हमें मिल पा रहा है या कम मिल पा रहा है। कम मिल पा रहा है तो ऐसा क्यों है, अधिक क्यों नहीं हो पा रहा, इन सब के कारण हम जानेंगे। तो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए हम चलते हैं ग्राफ चार्ट पे, जो संबंधित है हमारा सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी परसेंटेज में। देखिए 100% का आपको आंकड़े यहां दिख रहे हैं। हम वही हमारे 2 वर्ष लेंगे, वित्तीय वर्ष 1973-74 और वित्तीय वर्ष 2013 और 14। तो इन दोनों की हम तुलना करके देखते हैं। तो देखिए, अगर क्षेत्रकों में हिस्सेदारी की हम बात करने जा रहे हैं तो देखिए जहां 73-74 की अगर हम बात करें तो आंकड़े आप देखिए, प्राथमिक क्षेत्रक का सर्वाधिक था, वहीं हम देख पा रहे हैं तृतीयक सेक्टर का अब सर्वाधिक है 2013-14 में। तो ये रिप्लेसमेंट की बात हुई। तो हम ये देख रहे हैं कि वहां पे जो जीडीपी में उत्पादन का योगदान था आलेख संख्या 1 में, जो हमने भाग संख्या 3 में देखा, वहीं हम ये देख पा रहे हैं परसेंटेज में भी हिस्सेदारी उसी की ज्यादा है। जाहिर सी बात है भाई, जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे उसके परसेंटेज भी ज्यादा होंगे, ठीक है ना भाई। मैंने 100 में से 80 मार्क्स लिए, एक बच्चे ने 100 में से 90 मार्क्स लिए, परसेंटेज किसका ज्यादा होगा, जिसके मार्क्स ज्यादा है। तो उत्पादन जिसका ज्यादा है उसका परसेंटेज भी ज्यादा होगा। तो ये तो संबंधित बात हुई। पर यहां हमारे माइंड में एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, क्या सबसे ज्यादा लोग तृतीयक क्षेत्रक में कार्य कर रहे हैं अभी, तभी तो उत्पादन बढ़ा है। क्योंकि जब प्राथमिक सेक्टर में सर्वाधिक लोग लगे हुए थे 73-74 में, तो सर्वाधिक उत्पादन हो रहा था। क्या यहां से लोगों का पलायन हो गया, क्या यहाँ लोग कम हो गए? अगर हम द्वितीयक क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा बहुत हम कहें अपर कमिंग हुआ है, मतलब ये थोड़ा सा विकसित हुआ है। पर क्या यहाँ भी लोगों का नियोजन ज्यादा है पहले की तुलना में? क्या तृतीयक क्षेत्र में अगर हम देखें पहले की तुलना में अधिक लोग कार्य कर रहे हैं, प्राथमिक सेक्टर से लोग चले गए हैं, इस कारण उसका उत्पादन कम हो गया है? क्या ऐसा कुछ है? तो देखिए, इसका उत्तर जानने की हम कोशिश करते हैं रोजगार में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी के परसेंटेज से। देखिए बच्चों, हमने बात कर ली उत्पादन की, अब हम ये देख रहे हैं रोजगार कौन सा सेक्टर कितना दे रहा है। वर्ष 1973-74 की हम बात करें तो यहां हम ये देख पा रहे हैं 71% तक की जो जनसंख्या थी, हमारी लोग थे, वो हमारे प्राथमिक सेक्टर में काम कर रहे थे। कितना कर रहे थे? 71%। आंकड़ों पे गौर कीजिए और इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, द्वितीयक सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, वहां हमारी जनसंख्या का 11% भाग ऐसा था जो द्वितीयक क्षेत्रक में लगा हुआ था। और अगर तृतीयक क्षेत्रक की हम बात करते हैं तो वहां हमारे आंकड़े थे कुछ 18% के आसपास। ये आंकड़े कौन से वित्तीय वर्ष के हैं? हमारे 1973-74 के, ठीक है।
अब बात करते हैं हम 2013 में, जब हमारा तृतीयक सेक्टर सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सेक्टर बन गया था भारतीय अर्थव्यवस्था का। ठीक है, तो क्या यहाँ पर अधिक संख्या में लोग लगे हुए हैं? ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ ही होना चाहिए ना। चलिए आंकड़े देखते हैं क्या कहते हैं। अगर हम कृषि और उसके सहायक क्षेत्र की बात करें, यानी हमारे प्राथमिक सेक्टर की हम बात करते हैं, तो वहां पे 2013-14 के आंकड़े कहते हैं कि लगभग 44% लोग इस सेक्टर में कार्यरत थे। 71 से 44%। ठीक है, अगर द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं तो 11% से यह आंकड़ा बढ़कर के हमारा लगभग 25% तक पहुंच गया, यानी लगभग दुगना। ठीक है, अगर तृतीय क्षेत्र की आप बात करने जा रहे हैं तो वहां का यह आंकड़ा अब 18% से बढ़कर के 31% तक हो गया है। बच्चों आंकड़ों पे गौर करते हैं 2013-14 का, समझने की कोशिश करना, क्योंकि आगे का सारा चैप्टर हमारा इसी ग्राफ पे रिलेट होगा। देखिए हमारा परसेंटेज हम देखें आज, इसको हम हाइड करते हैं, 2013-14 की बातें करते हैं, 44%, यानी लगभग हम कहते हैं 1/2, आधा भाग, हमारी आधी जनसंख्या आज भी हमारे प्राथमिक सेक्टर पर निर्भर है। वहीं हम द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ का जो परसेंटेज बढ़ा है हमारी जनसंख्या का, वो लगभग दुगने से भी कम है। ठीक है, इतनी ज़्यादा कमी यहाँ नहीं हुई, उतनी ज़्यादा वृद्धि वहाँ नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ? तो हमारे सामने प्रश्न क्या निकल के आता है? हमारे सामने प्रश्न क्या निकल के आ रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार का ऐसा ही क्षेत्र स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ जैसा कि उत्पादन वाले आंकड़ों में हुआ था। जब हम देखे थे छोटा सा बार ग्राफ, कितना लंबा बार ग्राफ बन गया था तृतीय क्षेत्र का, तो यहाँ पे रोजगार का परसेंटेज इतना कैसे नहीं बढ़ा? इसके क्या कारण है? आप इसको देखिए, ग्राफ को आप बिल्कुल समझ पाएंगे कि जब 71% से ये आंकड़ा 44 पे आया तो ये इतना सा ही क्यों बढ़ा? ये तो दुगना भी नहीं हो पाया। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे क्या क्या कारण है? तो अब हम ये समझेंगे कि क्षेत्रकों में होने वाला जो परिवर्तन है उसमें रोजगार की जो हिस्सेदारी थी उसका परसेंटेज क्यों नहीं बढ़ा, इसके पीछे क्या क्या कारण थे। तो देखिए इसका कारण यह है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ। ये बात हमने भाग 2 में भी डिस्कस करी थी कि जहां पर कुछ लोग हैं जो मजबूरी में ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसके लायक वो नहीं है, उनकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है, फिर भी वो केवल जीविका पाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए उन कार्यों में लगे हुए हैं। यद्यपि इस अवधि में वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई, परंतु औद्योगिक रोजगार में लगभग 3 गुना ही वृद्धि हुई है। तो अंतर आप यहां देख पा रहे हैं कि जितना अधिक उत्पादन हुआ उसके अकॉर्डिंग यहां रोजगारों का सृजन नहीं हुआ है। तृतीय क्षेत्र पर भी यह बात लागू होती है। बिल्कुल होगी भाई, ये तो सारे अर्थव्यवस्था पे जब ये बात लागू है तो तृतीय क्षेत्र को हम कैसे इससे अलग कर सकते हैं। सेवा क्षेत्र में उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई, परंतु रोजगार में 5 गुना से भी कम वृद्धि हुई है। तो हम यहां देख पा रहे हैं जहां उत्पादन 14 गुना बढ़ा है, वहीं पर अगर रोजगार की बात करें हिस्सेदारी में तो वो केवल 5 गुना से कम ही रहा। तो यहां पर हम देख रहे हैं लगभग 3 गुना डिफरेंस इनके बीच में चल रहा है। आगे देखिए, परिणामतः देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र, मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जहां कृषि क्षेत्र का उत्पादन आज कम हो गया है, परंतु फिर भी वहां की जो रोजगार की उपलब्धता है वो बढ़ी हुई है। क्या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि कृषि आज भी हमें रोजगार ज्यादा दे रही है, या फिर इसके पीछे कोई अन्य कारण है कि इन लोगों के पास में कोई ऐसी मजबूरियां हैं जिसके कारण आज ये अभी भी इस एज में भी हम ये कह रहे हैं ये प्राथमिक सेक्टर पर ही निर्भर कर रहे हैं? क्या इसका कोई हमें नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है? क्या इसका कोई अन्य कारण है? इनको हम आगे विस्तार से समझेंगे। तो देखिए, साथ ही साथ जिसका कि सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 1/6 भाग है, इसकी तुलना में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में बाकी हिस्सा है। यानी आप ये देख पा रहे हैं कृषि हमें केवल 1/6 भाग दे रही है हमारी जीडीपी का, वहीं जो हमारा द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर है वो हमें हमारी जीडीपी का अन्य बचा हुआ भाग दे रहे हैं। परंतु फिर भी क्या हो रहा है, फिर भी हमारे कृषि क्षेत्र में आज भी ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, परंतु ये क्षेत्र जो हमारे द्वितीयक और तृतीयक हैं वो कम लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। बच्चों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या निकल रहा है, क्या हमारा जो कृषि क्षेत्र है वो आज भी लोगों को अधिक रोजगार दे रहा है? क्या कृषि क्षेत्र में लोग लगे हुए हैं वो अपनी मजबूरियों में लगे हुए हैं?
क्या उनके पास में कोई ऐसा रीजन है, ऐसा कारण है जिसके कारण वो प्राथमिक सेक्टर से बाहर नहीं निकल पा रहे? इनकी चर्चा करने के लिए अब हमारे पास में कुछ प्रश्न हैं। देखिए, क्या कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं? क्या वो लगे तो हुए हैं परंतु वहां पर वो उत्पादन में योगदान नहीं दे रहे, जिसके कारण इसका उत्पादन घटता जा रहा है? पहला क्वेश्चन देखिए, क्या कृषि की आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं? क्या कृषि में जितने लोगों की आवश्यकता है उससे ज्यादा लोग लगे हुए हैं? यानी कि हम ये कह सकते हैं उनकी वहां जरूरत ही नहीं है, वो तो जबरदस्ती बैठे हुए हैं भाई। जिसकी वहां जरूरत नहीं है, जहां 2 लोग काम करनी चाहिए वहां पे 5 लोग काम कर रहे हैं। तो क्या ये दोनों में से कौन सा रीजन है, कौन सा कारण है जिसके कारण जो आज हमारा कृषि सेक्टर है, जो हमारा प्राथमिक सेक्टर है, वो प्रतिस्थापित हो गया? उसकी जगह किसने ले ली? हमारे तृतीयक सेक्टर ने। तो चलो इसको समझते हैं। देखो, हम इसको समझेंगे एक उदाहरण से, और यहाँ पे उदाहरण है हमारे पास में लक्ष्मी का परिवार। लक्ष्मी का परिवार लक्ष्मी किसान परिवार से रिलेट करती है। अब हम ये देखते हैं उसके पास में जो पोजीशन है वो देखिए, ये किसान परिवार है, बिल्कुल ठीक है, और इसके पास में 2 हेक्टेयर कृषि भूमि है, जो भी कैसी भूमि है? असिंचित भूमि है, यानी वर्षा पर आधारित भूमि है। यहाँ पे सिंचाई का कोई सोर्सेज नहीं है, बारिश के पानी से जो फसलें उत्पादित होती हैं बस उन्हीं पर इसका परिवार डिपेंड करता है। किसका परिवार? लक्ष्मी का परिवार एक किसान परिवार है। जमीन का आप देख सकते हैं 2 हेक्टेयर कृषि भूमि है भाई, बहुत काफी छोटा जो होता है, इसके पास में खेत का एक छोटा सा टुकड़ा है। आगे देखते हैं, इसके परिवार में 5 सदस्य हैं भाई, और यहाँ पे जो सदस्य हैं वो किस चीज से ग्रसित है? वो है अल्प बेरोजगारी से ग्रसित। अब ये अल्प बेरोजगारी है क्या चीज? पहले हम एक लक्ष्मी के परिवार पे नजर डालते हैं, इन सब फैक्टर्स को देखते हैं, और फिर हम हमारे अल्प बेरोजगारी टॉपिक पे आते हैं। देखो क्या हो रहा है, अब ये देख पा रहे हैं 2 हेक्टेयर का छोटा सा खेत है, जहां पर बारिश की फसलें होती हैं, जैसे बाजरा हुआ, हमारा ग्वार हुआ, ये सब केवल बारिश पर आधारित फसलें होती हैं। छोटा सा खेत है, 5 सदस्यों की जरूरत नहीं है, फिर भी ये पांचों के पांचों जो सदस्य हैं भाई वो उसी खेत पर कार्य कर रहे हैं। ठीक, जब खेती का काम होता है पांचों कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा काम करते हैं और आराम करते हैं, फिर बैठे रहते हैं। तो इनकी इनकम ऑफ सोर्सेज कुछ और नहीं है, इनके खेत में इतना ही उत्पादित होता है जिससे इसका परिवार भरण पोषण कर लेता है। कितने सदस्य हैं? 5। ठीक है, इसको आप नोटिस रखेंगे। अब हम अल्प बेरोजगारी की बात कर लेते हैं। बच्चों यहाँ देखिए, अल्प बेरोजगारी की अगर हम बात करने जाएं, परिवार के सभी 5 सदस्य उस भूमि पर वर्ष भर काम करते हैं। क्यों करते हैं? आया ना हमारे दिमाग में भी क्वेश्चन, भाई ये करते ही क्यों हैं? जब इनको उत्पादन इतना सा हो रहा है, 5 की जरूरत ही नहीं है, तो क्यों कर रहे हैं ये? क्यों? ये क्यों हमें जवाब देगा अल्प बेरोजगारी का। देखिए कैसे, उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं है, परंतु वास्तव में उनका श्रम प्रयास विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। यह अल्प बेरोजगारी की स्थिति है, जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। अल्प बेरोजगारी, रोजगार तो है परंतु उनकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? हमारी इकोनॉमिकल लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं कि ये हमारा अल्प बेरोजगारी का उदाहरण है। चलो भाई, कैसे मान ले कि वो लोग काम नहीं कर रहे? वो तो खेत में काम तो कर ही रहे हैं, कर रहे हैं ना भाई, लगे हुए हैं काम। ऐसा थोड़ी वहां जाके बैठे होंगे, कुछ ना कुछ तो काम कर रहे होंगे। परंतु यहाँ एक शब्द हमने ऐड किया है, वो है कि वो अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर रहे। जितना वर्क वो कर सकते हैं, जिसके लायक वो हैं, जितना अर्निंग वो कर सकते हैं, उतनी अर्निंग वो नहीं कर रहे हैं। ये हमारी छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी का एक उदाहरण है, अल्प बेरोजगारी का उदाहरण है। बच्चों आप यहाँ ये देख पा रहे हैं, क्या हो कि हम उनमें से कुछ लोगों को प्रतिस्थापित कर दें, पर करें कहाँ? कारण क्या है कि रोजगार उपलब्ध नहीं है भाई उनको और कहीं पे। और ये स्थिति देखी थी हमने कि भाई क्यों सेक्टर्स डिवाइडेशन हो रहा है, क्यों इतना प्रतिस्थापित हो रहे हैं? क्योंकि अन्य रोजगार की सृजन नहीं है। कुछ लोगों को ही रोजगार मिल पा रहा है, बाकी सब बेरोजगार हैं या फिर अल्प बेरोजगारी के शिकार है। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं परिभाषा अल्प बेरोजगारी की। किसी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोगों का नियोजन होना
अल्प बेरोजगारी कहलाती है। यानी जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं तो हम कहेंगे कि वो अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर पाते, वो जितना प्रोडक्शन दे सकते हैं उतना वो दे नहीं पाते हैं, तो उस स्थिति को हम कहते हैं ये हमारी अल्प बेरोजगारी की स्थिति है। इसके अन्य नामों से भी आज तक हमें एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बिल्कुल पिछले पेपरों को आप उठा के देखेंगे, वहां सीधा सीधा पूछा है छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। तो चाहे हमारे सेक्टर्स के अपर नेम्स हो, चाहे हमारी इस डेफिनेशन अल्प बेरोजगारी के अपर नेम हो, आप इन्हें नोटिस रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। देखिए जैसे प्राथमिक सेक्टर का हमने अपर नाम देखा कृषि एवं उसका सहायक क्षेत्रक, ठीक है। वैसे हमने द्वितीय क्षेत्रक की बात करी तो उसे हम औद्योगिक क्षेत्रक या फिर माध्यमिक क्षेत्रक के नाम से जानते हैं। तृतीय क्षेत्रक की हम बात करते हैं सेवा के कार्य सर्वाधिक हैं, भाई सेवा क्षेत्रक के नाम से उसे हम जानने लगे। वैसे ही हमारी जो अल्प बेरोजगारी है उसे हम छिपी हुई या फिर हम उसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्षमता के अनुसार व्यक्ति काम नहीं करते हैं या क्षमता के अनुसार प्रोडक्शन नहीं दे पाते हैं, उनका जितना यूज कर सकते हैं उतना वो दे नहीं पाते, एफर्ट नहीं हो पाता, उसे हम सरल शब्दों में कहते हैं कि भाई क्षमता से अधिक काम में लगे हुए मजदूर हैं, जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। ये हमारी अल्प बेरोजगारी का उदाहरण है। बच्चों इसको दूर करने का कोई कारण एक ही है, जो आदमी ज़्यादा लगे हुए हैं वहाँ उन्हें असाइड करके किसी अन्य रोजगार में लगा दीजिए, आपकी अल्प बेरोजगारी कम हो जाएगी। और इसी कारण हमारे भारत में जो हम कहें प्राथमिक सेक्टर है, ऐसा नहीं ये प्राथमिक सेक्टर की समस्या है, हम आगे चर्चा करने वाले हैं, ये द्वितीय तृतीय सभी सेक्टर्स में है ये अल्प बेरोजगारी की समस्या हमारे भारत के संदर्भ में, परंतु हमारे जो प्राथमिक सेक्टर है उसमें ये सर्वाधिक पाई जाती है। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ अब स्थिति हम थोड़ा चेंज करते हैं लक्ष्मी के परिवार की। एक भूस्वामी सुखराम आता है और अपनी जमीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के 1 या 2 सदस्यों को भाड़े पर ले जाता है। भाई मैं कुछ दूंगा तुम मेरे साथ चलो, कितने 1 या 2 सदस्य। चलो हमने 2 सदस्यों को भेज दिया, पीछे बचे 3। आसानी से आता है ना जोड़, तो हमें 2 और 3 5, ठीक है 5 ही सदस्य थे। अब लक्ष्मी के परिवार की स्थिति देखिए। अब लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी के द्वारा कुछ अतिरिक्त आय होती है। ये 2 जो सदस्य थे ये कुछ तो लेके आएंगे ना, कुछ तो अमाउंट इन्हें मिलेगा ना अपने काम का, सुखराम के द्वारा मिलेगा, ठीक है। और चूंकि आपको छोटे से भूखंड पर काम करने के लिए 5 लोगों की जरूरत नहीं है, अतः 2 लोगों के चले जाने से भी कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। ये 3 अपने कृषि से आमदनी करेंगे। तो आप अब देख सकते हैं जो आय है लक्ष्मी के परिवार की वो बढ़ गई है, और ये जो उदाहरण अल्प बेरोजगारी का था वो भी हट गया है। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि आवश्यकता से अधिक लोग अगर किसी सेक्टर में लगे हुए हैं, किसी जगह लगे हुए हैं, तो हमें उन्हें प्रतिस्थापित कर देना चाहिए, उनके लिए अन्य रोजगार के अवसरों का सृजन करना चाहिए, जिससे क्या होगा, जिससे अल्प बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। प्रश्न यहां से बनता है कि अल्प बेरोजगारी की समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो हम अल्प बेरोजगारी की परिभाषा राइट करेंगे, उसके बाद में हम इसको दूर करने के उपायों में रोजगार के अवसरों का उदाहरण देंगे, और लास्ट में जब हम ये एग्जाम्पल देंगे वो हम लक्ष्मी और सुखराम को रिलेट करके कंबाइंड पूरा एग्जाम्पल यहाँ लिखेंगे। क्लियर है ना। तो ये हमारा निबंधात्मक क्वेश्चन था जो क्लियर होता है। बच्चों यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा पॉइंट जो हमारे सामने निकल के आता है वो ये है कि भारत जैसे विकासशील जितने भी देश हैं हम उनकी बात करें तो वहां पर हम ये देखते हैं कि अल्प बेरोजगारी की सर्वाधिक समस्याएं क्यों हैं, क्योंकि वहां पर रोजगार के अन्य अवसर उपलब्ध नहीं है। ठीक है, कैसे दूर कर सकते हैं, हम इनमें जो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। बस सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है कि हम रोजगार के अवसरों की उपलब्धता कराएं तो लोगों में जो उत्पादन क्षमता है, उनकी जो कार्य करने की क्षमता है उसके अकॉर्डिंग वो उत्पादन करेंगे, जीडीपी ग्रोथ करेगी, विकास होगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और अल्प बेरोजगारी खत्म होती जाएगी। ऐसा नहीं कि ओनली प्राथमिक सेक्टर की ये समस्या है, द्वितीय के तृतीय क्षेत्र की भी हम बात करें तो वहाँ भी ये समस्या हमें दिखती है। कैसे दिखती है, देखो छोटी दुकान वाले हैं, ठेले वाले हैं, प्लम्बर हैं शहरों में, हमें देखिए जो मजदूर हैं, खुली मजदूरी करने वाले, वो पूरा पूरा दिन बैठे रहते हैं, मतलब अपना स्टेबल खड़े रहते हैं, या हम कहीं चौपाटी पे खड़े हैं, काम की तलाश में खड़े हैं, पूरा दिन उनको रोजगार नहीं मिला। तो हम ये कह रहे हैं कि वो कार्य तो कर सकते हैं परंतु उन्हें प्रभावित किया है अल्प बेरोजगारी ने, उनको उनकी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं दिया जा रहा, या हम कहें कि जितना प्रोडक्शन वो दे सकते हैं हम उनका उतना यूज नहीं कर पाते। भाई प्लम्बर को रोजी रोजगार थोड़ी मिलता है,
जब हमें उसकी नेसेसरी होती है, ज़रूरत होती है, तभी वो आता है। और यहाँ से हमारा वो बात रिलेट कर लीजिए आप। इकोनॉमिक्स में आप जितनी बातें रिलेट करेंगे आपको याद रखना उतना आसान रहेगा। हम यहाँ देख पा रहे हैं प्लम्बर को रोज़ रोज़गार नहीं मिल पा रहा, तो हम यहाँ वो चीज़ ऐड करेंगे कि तृतीय क्षेत्र के सारे का ही महत्व नहीं बढ़ा, एक साथ इतना सारा महत्व अधिक नहीं बढ़ा है, ओनली उसके कुछ क्षेत्रों का महत्व बढ़ा है। जहाँ हम ये देखते हैं कि जो खुले दुकानदार हैं या श्रमिक हैं, प्लम्बर टाइप हैं, उनको पूर्ण रोजगार नहीं मिल पाता। वहीं हम देखते हैं बैंकिंग सेक्टर जो कम नियोक्ता है, जिसके पास में कम रोजगार के अवसर हैं, वो अच्छी सेवा देता है, उसका सेक्टर बढ़ रहा है, उसका योगदान बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे बच्चों हमने ये देखा कि कैसे अल्प बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है, इसका निराकरण क्या है, इसको लेकर के हमने डिस्कस कर लिया। साथ ही साथ हमने ये देखा कि सकल घरेलू उत्पाद में जो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अनेक क्षेत्रक हैं, चाहे प्राथमिक हो, चाहे द्वितीयक हो, चाहे हमारा तृतीयक सेक्टर हो, उन सबके हिस्सेदारी के प्रतिशत और रोजगार को उपलब्ध कराने के प्रतिशत को लेकर के हमने अच्छी खासी समझ बना ली है। तो प्यारे बच्चों, देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलता हूँ आपसे आगे अध्याय में, और भी कुछ हम जानेंगे हमारी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।